अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो सो आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम समझेंगे कॉस्ट क्या होती है। कॉस्ट को समझते हैं पहले, कॉस्ट क्या होती है क्या नहीं होती। तो कॉस्ट अपने मकसद को हासिल करने के लिए पैसा खर्च होना वो कॉस्ट कहलाता है। जैसे हमारा कोई मकसद है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक ड्रेस बनाना है, हमने उसके लिए कपड़ा लिया, उसको स्टिच कराया, उसके बाद मार्केट में जाके सेल होता है। पहले तो कपड़ा लिया जाता है, फिर उसके बाद वो स्टिच होता है। ये दो खर्चे हो गए। उसके बाद मार्केट में वो उन्हीं प्राइस पे तो सेल नहीं होगा जितने में हमने कपड़ा ख़रीदा, जितने की उस पर हमने स्टिचिंग करवाई, उन दोनों को मिलाकर उस कॉस्ट पे हम सेल करते हैं। वो नहीं, हम मार्केट में तो प्राइस अलग होती है ना। जो हमने कपड़ा परचेज़ किया, उसकी हमने स्टिचिंग कराई, वो जो दोनों खर्चे थे वो हमारी कॉस्ट थी उन दोनों के। उसके बाद मार्केट में उसका प्रॉफिट रख कर सेल किया जाता है। कॉस्ट क्या होती है? जो एक सामान को फुल रेडी करने में पूरी लगती है, पीछे उसके जितना सामान आता है, जितने लोग उस पर वर्किंग करते हैं, सब कुछ जो होता है, एंड में जब फुल रेडी हो जाती है तो उसके पीछे का जो सब कुछ है वो कॉस्ट होती है उसकी। मार्केट में हो जाती है तो फिर वो प्राइस हो जाती है। कॉस्ट हमारी क्या होती है? जो उसके ऊपर चीज़ें लग रही हैं। एग्जांपल मैंने आपको कपड़े की दी कि कपड़ा लेते हैं, हम उसको स्टिच करवाते हैं, वो क्या लग रही है? पीछे उसकी कॉस्ट लग रही है। यहाँ पर देखिए मैंने कॉस्ट की डेफिनेशन भी लिख दी है। कॉस्ट इज़ द अमाउंट इनकर्ड टू ऑब्टेन योर ऑब्जेक्ट। अपने मकसद को हासिल करने के लिए जो पैसा खर्च होता है वो कॉस्ट कहलाती है। अब नीचे चलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग पर। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है? अब कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट वो जहाँ चीज़ें बन रही हों, गोदाम वगैरह, जहाँ पर सारा सामान हो और वहाँ पर प्रोडक्शन हो रही हो, वो कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाता है। इसकी मैं डेफिनेशन भी लिख देती हूँ। जहाँ मैंने कॉस्ट की डेफिनेशन लिख दी है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। इट पर्पस इज टू डिटरमाइन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। जहाँ सामान बन रहा हो उसे कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। उसके बाद हम नीचे चलते हैं। यहाँ थोड़ी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन है तो हम वो समझेंगे, उसके बाद फॉर्मूले पर जाएंगे। मैं डेफिनेशन वीडियो में इसलिए नहीं लिख रही क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं यहाँ डेफिनेशन लिखूँगी। इन्वेंट्रीज इन कॉस्ट अकाउंटिंग। इन्वेंट्रीज इन कॉस्ट अकाउंटिंग यानी कि जो सामान गोदाम में हो। तीन तरह की चीज़ें गोदाम में होती हैं, मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। ये क्या होता है ये हम बाद में समझेंगे। इन्वेंट्रीज यानी कि जो सामान गोदाम में मौजूद हो। तो यहाँ पर मैंने इन्वेंट्री इन कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन लिखी। वो सामान जो गोदाम में हो, जिसकी तीन है, मैंने भी बताया, रॉ मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। तो पहले हम रॉ मटेरियल समझते हैं। रॉ मटेरियल क्या होता है? ऐसा सामान जो गोदाम में रखा हो लेकिन उस पर काम ना हुआ हो, वो सामान रॉ मटेरियल। वो जो सिर्फ गोदाम में आया हो लेकिन उस पर काम नहीं हुआ, वो रॉ मटेरियल कहलाता है। मैंने यहाँ पर दोनों डेफिनेशन और लिख दिए। रॉ मटेरियल हमने ऐसा सामान जो गोदाम में रखा हुआ हो लेकिन उस पर काम ना हुआ हो। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, ऐसा सामान जिस पर काम चल रहा हो, कुछ तैयार हो गया और कुछ नहीं हुआ हो, वो वर्क इन प्रोसेस यानी कि काम चल रहा है, कुछ जिसमें से कुछ तैयार है और कुछ नहीं। फिनिश गुड इन्वेंट्री यानी कि 100% रेडी है, सिर्फ सेल होना बाकी है, तो ये फिनिश गुड है। इन्वेंट्री की तीन टाइप थी। इन्वेंट्री इन कॉस्ट अकाउंटिंग, जो सामान गोदाम में हो उन पे तीन तरह के होते हैं। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, जो सामान आके रख दिया गया हो गोदाम में लेकिन उस पर काम नहीं हुआ हो। वर्क इन प्रोसेस, काम चल रहा है। और फिनिश गुड, काम ख़त्म हो गया, सेल करने वाला हो रहा है। अब प्राइस पे आते हैं कि प्राइस कैसे बनती है। प्राइस अभी हमने कॉस्ट डिस्कस करी थी, अब प्राइस पे आते हैं। एक तरीके से फॉर्मूला ही बन जाएगा ये। प्राइस के पीछे, मार्केट में जो प्राइस होती है उसके पीछे कॉस्ट होती है हमारी, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। क्योंकि जो भी शॉप पर सेल कर रहे होते हैं वो डायरेक्ट कॉस्ट पे तो सेल नहीं करेंगे, वो अपना प्रॉफिट रख के सेल करेंगे। तो प्राइस कैसे बनती है? कॉस्ट और प्लस करेंगे उसके अंदर प्रॉफिट, तो वो हमारी प्राइस बन जाएगी। प्राइस सेट करने के लिए हमें कॉस्ट का मालूम होना ज़रूरी है ताकि हम प्रॉफिट का पता चल सके। जब तक हमें कॉस्ट नहीं पता चलेगी तो हम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, उसका प्राइस कैसे सेट होगी। हमें जब कॉस्ट नहीं पता होगी तो ना हम उसके ऊपर प्रॉफिट लगा सकते हैं, ना प्राइस बन सकेगी। कॉस्ट एक्चुअल पता होगी तो हम उसके ऊपर प्रॉफिट रख के उसकी प्राइस सेट करेंगे। इसीलिए कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट मालूम करना ज़रूरी है प्राइस सेट करने के लिए।
तो जो मैंने आपको पॉइंट बताया मैंने नीचे लिख भी दिए, एक दफ़ा शुरू से समझा देती हूँ मैं। इंट्रोडक्शन मैंने दिया, कॉस्ट क्या होती है, किसी अपने मकसद को हासिल करने के लिए अपने पैसे खर्च करना, वो कॉस्ट कहलाती है। कॉस्ट अकाउंटिंग जहाँ पर चीज़ें बन रही हों वो कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाती है। इन्वेंट्रीज इन कॉस्ट अकाउंटिंग, जो सामान गोदाम में हो वहाँ पर गोदाम में कितने किस्म की चीज़ें होती हैं, 3 काइंड्स होती हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड। रॉ मटेरियल जो सामान वहाँ पर आकर रख दिया गया हो लेकिन उस पर वर्किंग नहीं हो रही हो। वर्क इन प्रोसेस जिस पर काम चल रहा हो, कुछ तैयार हो और कुछ बाकी हो। फिनिश गुड यानी कि फुल तैयार रेडी हो चुका है, बस सेल करने के लिए रहता है, 100% रेडी है। प्राइस कैसे बनती है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके प्राइस आती है। उसके बाद मैंने यहाँ कुछ पॉइंट लिखे हैं। प्राइस सेट करने के लिए कॉस्ट का मालूम होना ज़रूरी है ताकि प्रॉफिट का पता चल सके। जब तक हमें प्राइस कॉस्ट नहीं पता चलेगी तो हम उसकी प्राइस कैसे सेट करेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों ज़रूरी है, कॉस्ट मालूम होगी तो हम सेलिंग प्राइस सेट करेंगे ना। जब तक कॉस्ट मालूम नहीं होगी तो हम सेलिंग प्राइस कैसे सेट कर सकते हैं। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था कॉस्ट अकाउंटिंग का। इसके आगे यहाँ पर फार्मूलों पर आ गए। पहला फार्मूला लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चर करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या क्या मैन्युफैक्चर जब कॉस्ट होती है तो क्या क्या चीज़ें होती हैं। डायरेक्ट रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड। अब ये तीनों चीज़ें होती क्या हैं। डायरेक्ट रॉ मटेरियल समझते हैं पहले। डायरेक्ट रॉ मटेरियल वो जैसे कि जो हमें ज़ाहिरी तौर पर नज़र आ रहा हो वो डायरेक्ट रॉ मटेरियल। फॉर एग्जांपल एक चेयर है तैयार हुई हमें नज़र आ रही है। अब हमें क्या नज़र आ रही है, चेयर तैयार हुई है, इसके अंदर क्या लगा हुआ है हमें सिर्फ नज़र आ रहा है, लकड़ी से चेयर बनी हुई। हमें ये तो नज़र नहीं आ रहा कि इसके पीछे क्या क्या लगा, इसको बनाने में क्या क्या हो, हमें सिर्फ एक लकड़ी नज़र आ रही है। ये डायरेक्ट रॉ मटेरियल। इसी तरह इसका इनडायरेक्ट मटेरियल भी होता है, इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल। तो इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल भी यहीं पे समझा देती हूँ मैं। इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल क्या होता है, अभी डायरेक्ट मैंने समझाया कि डायरेक्ट में हमें एक चेयर नज़र आ रही है जिसमें हमें पता चल रहा है कि इसे भी लकड़ी से बनी हुई है, हमें पीछे तो नहीं पता कि इसके पीछे क्या क्या लगा क्या नहीं लगा। इनडायरेक्ट में ये होता है हमें पीछे सब कुछ पता होता है कि इसके क्या क्या लगा, इस पर कीलें लगी होंगी, इस पर बहुत सी चीज़ें लगी होंगी, पेंट हुआ होगा। तो ये इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल है जो कि हमें ज़ाहिरी तौर पर नज़र तो नहीं आ रहा है लेकिन हमें पता है कि इसके पीछे ये चीज़ें लगी हैं, तो ये इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट में हमें सिर्फ इतना पता है, ज़ाहिरी तौर पर भी ये नज़र आ रहा है कि चेयर बनी हुई है, तो ये हमें पता है कि सिर्फ डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट में इसके पीछे क्या क्या लगा लेकिन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसके पीछे लगा है ये, तो ये इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल है। इसी तरह डायरेक्ट लेबर पर आते हैं। डायरेक्ट लेबर क्या होती है, डायरेक्ट लेबर, लेबर का मतलब पता होगा, लेबर जो हमारी कंपनी में काम कर रहा होता है, सुपरवाइज़र वर्कर, वो लेबर कहलाता है। तो डायरेक्ट लेबर क्या, जो हमारी कंपनी में ख़ुद काम कर रहा हो, मशीनों पर डायरेक्ट कंपनी से कनेक्ट हो हमारी, जैसे वो अपना मटेरियल मशीनरी में डाल रहा हो और उसमें प्रोडक्शन कर रहा हो, उसी से गुड ले रहा हो, डायरेक्ट है वो। एक ही बंदा सारी कंपनी से कनेक्ट और सारा काम खुद कर रहा हो, वो डायरेक्ट लेबर कहलाता है। इसी तरह इनडायरेक्ट लेबर को भी समझ लेते हैं। इनडायरेक्ट लेबर क्या होता है, इनडायरेक्ट लेबर वो जैसे कि हमने कहीं बाहर के ममालिक से सामान रॉ मटेरियल मंगाया, रॉ मटेरियल आया, अब उसको वहाँ से अपनी फैक्ट्री तक लाने के लिए भी तो चाहिए ना। पहले हम गाड़ी करेंगे, उसके अंदर पूरा रॉ मटेरियल रखेंगे, फिर अपनी फैक्ट्री तक लाएंगे, तो उसको सामान रखने के लिए हमें लेबर्स चाहिए होंगे, हम सामान उठाकर उसके अंदर रखें। अब हम वो सामान उठाने के लिए अपनी फैक्ट्री से तो लेबर नहीं बुलाएंगे। फैक्ट्री समझे हमारी बहुत दूर है, जहाँ से हमें सामान लेकर जाना है, फैक्ट्री तक पहुँचाना है, वो दूर है। अब हम अपनी फैक्ट्री से तो नहीं बुलाएंगे ये वाला लेबर उठाने के लिए, तो हम कुछ बंदे हायर करेंगे, लेबर हायर करेंगे, वो सामान उठाकर हमारा उस गाड़ी में रखेंगे और फिर वो हमारी हेल्प करेंगे पूरी फैक्ट्री तक पहुंचाने। वो इनडायरेक्ट लेबर है जो कि सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर हेल्प करते हैं हमारी। अब फैक्ट्री ओवरहेड पे आते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड क्या होती है, जहाँ पर प्रोडक्शन हो रही हो, सारा रॉ मटेरियल रखा हुआ हो, यानी कि फैक्ट्री बिल, इंश्योरेंस, उसकी यूटिलिटीज़, सब चीज़ें, यानी कि फैक्ट्री जहाँ पर काम हो रहा है, वर्किंग हो रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, उसके जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसको फैक्ट्री ओवरहेड कहते हैं। अब इसके नीचे दूसरे फॉर्मूले पर चलते हैं। अब ये दूसरा फार्मूला है प्राइम कॉस्ट, जिसको प्राइमरी बेसिक स्टार्टिंग कॉस्ट भी कहते हैं। इसका फार्मूला है डायरेक्ट रॉ मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर। अब ये प्राइम कॉस्ट होती क्या है, वो खर्चे जो पहले से मालूम हो हमें सिर्फ 2 खर्चे मालूम होते हैं, डायरेक्ट रॉ मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। कि हमें कोई चीज़ अगर बनानी है तो उसके लिए मटेरियल भी आएगा और उसको बनाने के लिए लेबर भी लाजमी चाहिए। अब हमें एक चीज़ मालूम नहीं होती, फैक्ट्री ओवरहेड यानी कि फिनिश गुड नहीं पता हमें कि इसमें टोटल कॉस्ट कितनी लग जाएगी इसकी, हमें नहीं पता। ये तो हम एस्टिमेट कर लेते हैं, जब वो फुल रेडी हो जाती है तो हमें उसकी एक्चुअल कॉस्ट पता चलती है। लेकिन हम स्टार्ट में हमें ये नहीं पता होता इसके ऊपर एक्चुअल कितना खर्चा आएगा, एक्चुअल कितने
इस पर कॉस्ट लगेगी तब जाके ये फिनिश होगा। तो हमें सिर्फ 2 चीज़ें पता होती हैं प्राइमरी कॉस्ट में, डायरेक्ट रॉ मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। अब आते हैं कन्वर्जन कॉस्ट पे, जिसको बनाने के लिए हमें डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड चाहिए होता है। फैक्ट्री ओवरहेड को मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी कहते हैं, इसलिए मैंने मैन्युफैक्चरिंग भी लिखा है। तो अब कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है? रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करना है, यानी कि जब हमारे पास रॉ मटेरियल मौजूद होगी तो उस पर हमारे पास लेबर का खर्चा भी होगा और फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा भी होगा। डायरेक्ट लेबर का खर्चा आएगा और फैक्ट्री ओवरहेड जहाँ बन रहा है उसका खर्चा भी आएगा। जब हमारे पास मटेरियल मौजूद होगी तो इन 2 चीज़ों का हमारे पास खर्चा आएगा, जो कन्वर्जन कॉस्ट कहलाती है। अभी मैंने नीचे 2 फॉर्मूले और लिखे हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड, पूरे महीने में कितना सामान तैयार किया है, पूरे महीने में जितनी प्रोडक्शन हो इसमें कितना सामान तैयार हुआ, यानी कि वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग, उसके अंदर प्लस करेंगे मैन्युफैक्चर्ड कॉस्ट। मैन्युफैक्चर्ड कॉस्ट जो हमने फर्स्ट फार्मूला था वो मैन्युफैक्चर्ड कॉस्ट माइनस वर्क इन प्रोसेस की एंडिंग, यानी कि पूरे महीने में कितनी प्रोडक्शन तैयार करी और कितनी तैयार होनी रह गई, यानी कि ओपनिंग, प्लस करेंगे मैन्युफैक्चर्ड कॉस्ट करेंगे वर्क इन प्रोसेस की एंडिंग। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि जितना सामान बनाया था उसमें से कितना सामान सेल हो गया, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहलाता है। यानी कि जितनी प्रोडक्शन हुई उसमें से कितना सामान सेल हो गया वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। और कितना सामान तैयार कर लिया, जितने रॉ मटेरियल आया था उसमें से जितना तैयार किया वो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड है, और जितना सेल कर दिया वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। तो ये आज के लिए 5 फॉर्मूले हैं। बाकी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया इसका, ये यहाँ पर पॉज करके इसको कॉपी कर लें। बाकी मैंने जो इंट्रोडक्शन दिया था वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, उसको भी आप पॉज करके कॉपी कर लिएगा। ये मैंने जो डेफिनेशन लिखवाई थी इसको कॉपी कर। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे।